हाँ जी, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। और आपका समय जो आ चुका है मतलब समय आ चुका है मतलब एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ चुका है। तो एग्ज़ाम की तैयारी आप पूरे दिल दिमाग से कर रहे होंगे अच्छे से। तो चलिए इसके साथ स्टार्ट करते हैं। हमने गेम चेंजर के 3 वीडियो कर चुके हैं। 3 वीडियो को अगर आपने रिवीजन करा होगा मेरे भाई, तो आपको एकदम ध्यान होना चाहिए कि ऑलमोस्ट आपने रिवीजन करा है। ठीक है? आज फिर उसी सीरीज़ में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आ गए हैं और यहाँ पर हम आपको समझाने वाले हैं बहुत सारी चीज़। तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो बताता हूँ उसको नोट डाउन करते चलिएगा, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहला सवाल आ रहा है क्या, यूरिन को बनाने के लिए, यूरिन का बनाना ह्यूमन बॉडी में क्या पर्पज होता है? तो पर्पज होता है कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, ब्लड से बाहर निकालना। यूरिन से वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि एडल्ट ह्यूमन में, एक एडल्ट ह्यूमन में कितना जो होता है यूरिन का कंपोजिशन होता है? तो याद रखिएगा यूरिन में 95% क्या होता है भैया, 95% हमारा होता है वाटर, 2.5% क्या होता है, यूरिया होता है, और 2.5% क्या होता है, अमोनिया होता है। क्या होता है भैया, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 CONH2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाटर का क्या होता है भैया, वाटर का होता है H2O। क्या ये बात ठीक है सबको? बताओ। अगर मान लो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्लड से अगर वेस्ट प्रोडक्ट को, यूरिया को निकालने का काम कौन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करती है। ठीक है, किडनी में कौन सी आर्टरी होती है, रीनल आर्टरी होती है। रीनल आर्टरी किससे रिलेटेड होगा भैया, किडनी से रिलेटेड होगा। अगला सवाल पूछा जाएगा कि किडनी जो होती है, किडनी कितना ब्लड फिल्टर करती है? तो 180 लीटर पर डे कर लेती है। ठीक है, GFR जिसको कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, GFR। ठीक है, GFR कहा जाता है। अगला सवाल, किडनी अगर खराब हो जाती है, किडनी जो है अगर खराब हो जाती है तो क्या क्या करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है, हीमोडायलिसिस लिखा जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियल मशीन से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? किडनी खराब होना है तो इसका संकेत क्या है, यूरिया बढ़ने लगेगा आपके बॉडी में। ठीक है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा, सीरम क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन किससे रिलेटेड होगा, तो ये आपकी किडनी से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके अलावा किडनी खराब है तो क्या लक्षण है, लक्षण ये है कि इलेक्ट्रोलाइट्स घटना बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब बताओ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इसके बारे में बताया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैल्शियम आता है, पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अच्छा, इसी के लिए जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है, बॉडी डिहाइड्रेशन होता है, इसका मतलब क्या है, पानी का कमी हो जाना। पानी का कमी हो जाना मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाना। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट का कम हो जाना। इसी के लिए हमको डिहाइड्रेशन होता है तो बॉडी को रिहाइड्रेशन करने के लिए क्या लेना पड़ता है भैया, रिहाइड्रेशन के लिए हम लेते हैं ORS। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए समझते हैं। ORS का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यही होता है ना ORS का फुल फॉर्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। ORS की खोज किसने करी थी, खोज किसने करी थी, तो याद रखिएगा दिलीप महालनोबिस ने करा था। किसने करा था, दिलीप महालनोबिस ने करा था। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो ग्लूकॉन डी होता है वो ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज क्यों लेते हैं, ग्लूकोज इसलिए लेते हैं ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। क्या मिल जाए हमको, इंस्टेंट एनर्जी। तुरंत एनर्जी के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, ग्लूकोज लेना पड़ता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। क्या ये बात ठीक है आपको, बोलो। अब आता है सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, ये समझा दीजिए क्योंकि एग्जाम का सवाल बनता है इससे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है किडनी। किडनी से फिल्टर होकर चीजें कहाँ जाती हैं, यूरेटर में जाती हैं। ठीक है, यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरेटर से जाता है ब्लेडर में। ब्लेडर के बाद कहाँ जाता है, ब्लेडर से यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा से बाहर निकाल दिया जाता है। तो याद रखिएगा किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा, ये कहानी आपकी चलती है। यूरिन का जो येलो कलर होता है किसकी वजह से होता है, यूरिन का एग्जाम में आया हुआ सवाल है। येलो कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है या यूरोबिलीन बिलीन की वजह से होता है। किसकी वजह से, यूरोबिलीन की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा सॉलिड वेस्ट जो हमारा होता है, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट का येलो कलर किसकी वजह से होता है, सॉलिड वेस्ट का जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बिलीरुबिन की वजह से, बिलीरुबिन की वजह से होता है। स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या बोला जाता है बताओ,
हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आपको ध्यान होना चाहिए। किडनी में जो स्टोन बनता है, किडनी स्टोन जो होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो किडनी स्टोन जो होता है बना होता है किसका? तो बना होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का। लिख लीजिएगा, क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। ये बात याद रहेगा, बताओ। किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? किडनी का इस फंक्शनल यूनिट क्या होता है जो काम करता है? तो याद रखिएगा, फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है नेफ्रॉन। बात समझ में आ रही है? नेफ्रॉन। किडनी की स्टडी को क्या कहा जाता है? किडनी की जो स्टडी होती है इसको क्या कहते हैं? इसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, आया? क्लियर हुआ कुछ? चलो, बीपी कितना होना चाहिए नॉर्मल? नॉर्मल बीपी जो होना है वो 80 और 120 होना चाहिए। 80 क्या होता है सर? 80 जो होता है बताओ क्या होता है? जल्दी बताइए सर। 80 जो है वो क्या होता है? 80 जो होता है वो डायस्टोलिक होता है। और सिस्टोलिक क्या होता है? 120 होता है सिस्टोलिक। ठीक है ना? डायस्टोलिक किसको कहते हैं बताओ? बताइए सर, डायस्टोलिक किसको कहते हैं? चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हार्ट बीट को चेक करने के लिए किससे हार्ट बीट कैसे चेक किया जाता है? हार्ट बीट को चेक करने के लिए लेते हैं स्टेथोस्कोप। STETHOSCOP, स्टेथोस्कोप लेते हैं। बीपी को नापने के लिए कौन सा मशीन यूज करते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। SPHY, स्फिग्मो मैनोमीटर, ये यूज किया जाता है बीपी के लिए। ये ध्यान रखेंगे आप कि नहीं रखेंगे? बताओ। हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हार्ट के जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? सारी बात क्लियर हो गई? कुछ और बात बता दें? चलिए भैया, और बात सुन लीजिए। अगला सवाल ये है, जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स क्या होता है? जो राइपेंड ओवरी होती है उसको फ्रूट कहा जाता है। राइपेंड ओवरी को क्या बोला जाता है? फ्रूट्स कहा जाता है। फ्रूट्स किसकी वजह से पक जाता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट किसकी वजह से होता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट किसकी वजह से होता है? तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है हमारा किसकी वजह से? इथिलीन हार्मोन की वजह से। इथिलीन हार्मोन जो है वो किस फॉर्म में होता है? तो गैसियस फॉर्म में होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। हम्म मेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? तो टेस्टेस्टेरोन को कहते हैं। टेस्टेस्टेरोन को कहते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं बताओ? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, विली लाइक नहीं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बता तो दिया आंसर। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विली। ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर बात? चलो, पेनक्रियाज से कुछ जूस सिक्रीट किया जाता है। पेनक्रियाज पेनक्रियाज से क्या, कौन सा जूस सिक्रीट किया जाता है? तो पहला आपका होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। और प्रोटीन ब्रेक डाउन किस फॉर्म में करता है? अमीनो एसिड के फॉर्म में करता है। किस फॉर्म में? अमीनो एसिड के फॉर्म में करता है। अगला सवाल, लाइपेज का ब्रेक डाउन किस में होता है? लाइपेज का, तो लाइपेज का ब्रेक डाउन जो होता है वो लिपिड के फॉर्म में होता है। लिपिड, लाइपेज जो है लिपिड का ब्रेक डाउन करता है किसमें? फैटी एसिड में। फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। किसमें? ग्लिसरॉल में किया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि स्टमक में जो सेमी सॉलिड मटेरियल होता है, सेमी सॉलिड मटेरियल, इसको क्या कहा जाता है? सेमी सॉलिड मटेरियल, इसको बोला जाता है काइम। ऐसे ही माउथ में जो होता है उसको क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। तो सेमी सॉलिड मटेरियल नहीं, इसमें जो होता है इन माउथ जो मटेरियल पाया जाता है, मटेरियल, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बोलस। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन वेयर इज इट हेडक्वार्टर। क्या पूछा जा रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये रोम में पड़ता है, रोम इटली में पड़ता है। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? तो टाइबर रिवर के किनारे है। किस नदी के किनारे है? टाइबर रिवर के किनारे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहीं पर रोम में किसका हेडक्वार्टर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर का भी हेडक्वार्टर है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर पड़ता है। ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल, क्या हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में पड़ता है। और हेग कहाँ है भैया? हेग हमारा नीदरलैंड में पड़ता है। ठीक है, IUCN, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? लिखिएगा, कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर हो गई बात? बताइए सर, क्लियर हुई बात? चलें आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल है आपसे। चलिए, न्यूयॉर्क किस नदी किनारे है? न्यूयॉर्क जो है वो किस नदी के किनारे है? बताइए। हडसन के किनारे, हडसन रिवर के किनारे है कौन? न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए आगे क्या सवाल है? अगला सवाल है कि कोल्ड ओशन करंट कौन सा है? कोल्ड ओशन करंट कौन सा है इसमें से? बताइए। इसमें पूछा है कि नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, लेकिन आप मानिए कि कोल्ड ओशन करंट कौन सा है? नॉट को हटा दीजिए, नॉट को क्या करिए? नॉट को हटा दीजिए। नॉट हट गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन है? तो लिख लीजिएगा, जितने भी कोल्ड करंट होते हैं, BP, याद है ना BP? BP साहब कहाँ गए? गोल्फ खेलने गए। कहाँ पर? वर्ल्ड कप खेलने गए, कहीं कैलिफोर्निया में। कहाँ गए बताओ? कैलिफोर्निया में गए। BP मतलब हो गया, B मतलब हो गया क्या? B मतलब हो गया बेंगुएला, बेंगुएला हो गया। P मतलब क्या हो गया? पेरू हो गया। G मतलब क्या हो गया? ग्रीनलैंड करंट हो गया, ग्रीनलैंड। ठीक है, O मतलब क्या हो गया बताओ? O मतलब हो गया ओरेशियो, ओएशियो हो गया। L मतलब क्या हो गया? लैब्राडोर हो गया, लैब्राडोर हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा F मतलब क्या हो गया? फॉकलैंड हो गया, फॉकलैंड। ठीक है, W मतलब क्या हो गया? वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट। और C मतलब क्या हो गया बताओ? C मतलब कैनरी करंट, कैनरी। अब बताइए ये सारे जो करंट हैं वो कैसे हैं? कोल्ड करंट हैं कि नहीं है? देखो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, अगुलहास, क्यूरोशियो और गल्फ स्ट्रीम। इसमें सही आंसर क्या होगा? पूछा है कोल्ड ओशन करंट कौन सा है? तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा। बाकी सब कैसे हो जाएंगे? वार्म हो जाएंगे। इसको क्या बोला जाता है? कोल्ड बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? क्यों भाई, क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? कुछ और पूछ लें आपसे? क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है कि पूछ लिया जाए कि नहीं पूछा जाए? बताइए सर। अरे कुछ बताओगे? चलिए सर, अगर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, और ओशनोग्राफी से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा आपसे अभी 2 मिनट में। बताइए कितने हैं ओशियन हमारे पास? ओशियन कितने हैं? ओशियन हमारे पास हैं 5। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। तीसरा कौन सा होता है? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। चौथा कौन सा होता है? सदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन। और पांचवा कौन सा होता है? आर्कटिक ओशियन। क्या नाम है इसका? आर्कटिक ओशियन। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ये होता है। और डीपेस्ट, सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है इसमें? मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर का। और इसमें पॉइंट का नाम बताएंगे क्या? आप बता दीजिएगा पॉइंट का क्या नाम है। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बात करें। ये है अर्थ। अर्थ में ये वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोला जाता है? इक्वेटर कहा जाता है। ऊपर कौन है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
ट्रॉपिक ऑफ ऊपर वाले को कैंसर कहा जाता है, मतलब नॉर्थ वाले को। साउथ वाले को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री को, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, याद रखिएगा। इस वाले जोन को क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। ठीक है, इस वाले को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं, फ्रीजी जोन कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी पोल के बीच में और 66.5 डिग्री के बीच में, 66.5 डिग्री के बीच में कौन सा एरिया आता है, तो इसको बोला जाता है क्या, फ्रीजी जोन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, इस पूरे एरिया को कहते हैं क्या, फिर से लिख देते हैं, दूसरा बना देते हैं यहाँ पर। ये वाला कौन सा सर्कल है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ऊपर वाले को बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल याद रखिएगा। और 66.5 डिग्री जो साउथ होता है, 66.5 डिग्री साउथ, उसको बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। चले आगे बढ़े। अगला सवाल है, विच एक्ट वाज पास्ड इन 1929 प्रोहिबिटिंग मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 14 ईयर्स एंड बॉयज बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। बताइए इसके लिए कौन सा एक्ट हमने पास किया था, जल्दी बता दीजिए, आंसर दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं पता है, बताइए। 1929 में पास हुआ था, उसका नाम है शारदा एक्ट। लिख लीजिएगा कब पास हुआ था, 1929 में। क्या था, शादी की उम्र लड़कियों की 14 साल कम से कम और 18 साल नहीं होना चाहिए, रोका था, प्रोहिबिट किया था, मना किया था, इसको याद रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, 1784 में आया था। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट कब आया था, 1878 में आया था, लॉर्ड लिटन के समय पर, लॉर्ड लिटन के समय पर आया था। रॉलेट एक्ट कब आया था, जिसको 1919 में आया था, इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ब्लैक एक्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। 1878 में तो आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन 1882 में कौन आता है, रिपन आते हैं, और रिपन ने फिर इसको शुरू कर दिया था। इसीलिए बोला जाता है क्या, मैग्ना, इनको रिपन को बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। ठीक है, बात करेंगे कभी रिपन पर, अभी नहीं बताएंगे। अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहता हूं। जैसे 18 साल से मेरे दिमाग में आता है, वोट डालने की जो उम्र थी वो 21 से घटाकर 18 साल कब किया गया था, तो ये बताएंगे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को कब जोड़ा गया था, तो राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी एफटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको लाया गया था। ठीक है भैया, कब जोड़ा गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। क्या कहते हैं, सारी बात क्लियर है। अगला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई, क्या लिखते हैं इसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है कब आया था, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को लाया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से लाया गया था। आर्टिकल था 243 से लेकर 243 ओ तक, पहली बात हो गई। दूसरी बात, पार्ट का नाम बता दीजिए, तो पार्ट का नाम था आपका 11, और कितने सब्जेक्ट इसमें लिखे गए थे, 29 फंक्शंस लिखे गए थे, ये बात याद रखिएगा। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1993 में हुआ था, इससे म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था, म्यूनिसिपैलिटीज़ को जोड़ा गया था। और आर्टिकल बताइए, तो आर्टिकल याद रखिएगा 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक की कहानी यहाँ पर आती है, इसको ध्यान रखना है आपको। क्या कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड सवाल आ गया है कि बताइए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कौन सा है। पहले तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पार्ट कौन सा है, तो पार्ट हो जाएगा 9। पार्ट कौन सा हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा आपका 9B। ठीक है, पार्ट 9 पंचायत के लिए हो गया। पार्ट 10 जो हो गया वो किसके लिए हो गया, सॉरी, पार्ट 9 किसके लिए है, पंचायत के लिए। ठीक है, पार्ट 9A किसके लिए है, म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। शेड्यूल की बात नहीं हो रही, पार्ट की बात हो रही है, याद रखिएगा, ये शेड्यूल है। अरे यार, इसको शेड्यूल लिखिएगा इसको,
शेड्यूल, ठीक है ना। चलिए, तो पार्ट 9A जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात है। म्यूनिसिपैलिटीज़, PALITIES, म्यूनिसिपैलिटीज़। और पार्ट 9B जो है वो किसकी बात करता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? तो ये इसके लिए आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड आर्टिकल का नाम लिख लेंगे 243 ZH से लेकर ZT तक, ठीक है ना। पंचायतों के लिए 243 से 243 O तक, फिर 243 P से लेकर 243 ZG तक, फिर 243 ZH से लेकर 243 ZT तक जो हो जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल पूछने से पहले मैं आपको कुछ और बात बता दूं जो आपके काम आएगा ही आएगा, लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आर्टिकल आर्टिकल 52 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट की बात करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट का रिलेशन क्या है? प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 52। प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। लेकिन कभी भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि दिया है तो मानना पड़ेगा, यानी ऑब्लिगेटरी इन नेचर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। चलिए भैया, कुछ और पूछ लें आपसे। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की किताब का क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड। क्या नाम है इनका? इंडिया डिवाइडेड इनकी किताब का नाम है, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल जवाहर जवाहर लाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू की किताब का क्या नाम है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और मैगजीन का क्या नाम है? मैगजीन, मैगजीन का नाम हो जाएगा नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूँ, बताइएगा लीडर मैगजीन किसकी है? लीडर मैगजीन, लीडर मैगजीन किसकी है? तो याद रखिएगा इनकी है मदन मोहन मालवीय की। क्या नाम है इनका? मदन मोहन मालवीय जी की किताब है क्या? लीडर, ठीक है। बीएचयू कब बना था? बीएचयू को बनाने वाले मदन मोहन मालवीय 1916 में बना था, याद रखिएगा। बीएचयू कहाँ पर है? वाराणसी में है। वाराणसी किस नदी के किनारे है? गंगा रिवर के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, बताएंगे? कुछ किताब का नाम पूछ लेते हैं, फटाफट किताब का नाम बताते चलिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे पहले महात्मा गांधी की किताब का नाम। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब मैगजीन है। यंग इंडिया एक ही साथ लिख लीजिए, हरिजन, हरिजन, नवजीवन, नवजीवन, और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये किताब किसकी है बताओ? ये सारी किताब हो जाएगी महात्मा गांधी की, ठीक है। अगला केसरी, मराठा, गीता रहस्य, ये किसकी है? ये है बीजी तिलक की। आर्कटिक होम ऑफ वेदास भी लिख लीजिएगा, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। ये सब किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है। केसरी जो है वो किस भाषा में लिखी हुई है? मराठी भाषा में, मराठी में। मराठा किस में लिखी हुई है? इंग्लिश भाषा में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला, मेरी कहानी किताब किसकी है? मेरी कहानी, ठीक है। ये किताब किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। बाकी जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऊपर लिखवाया है, उसको भी लिख लीजिएगा। अल हिलाल मैगजीन किसका है? अल हिलाल,
इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर, ये सब किसके लिए है? तो ये हो जाएगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, कलाम आज़ाद, ठीक है। अगला सवाल, अनहैप्पी इंडिया किताब किसकी है? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया हो जाएगी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की किताब का क्या नाम है? अनहैप्पी इंडिया। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए चेंजिंग इंडिया किताब किसकी है? चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया किताब किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। चलिए भैया ये भी क्लियर हो गया। इंडिया डिवाइडेड किताब किसकी हो जाएगी? यहाँ लिखा आपने इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी, इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे पूछा जाए कि हिंट फॉर सेल्फ कल्चर किताब किसकी है? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किताब किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी लाला हरदयाल की, लाला हरदयाल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, लाला हरदयाल की किताब हो जाएगी। अगला बंगाली अ नेशन इन मेकिंग, या ऐसे लिखिए अ नेशन इन मेकिंग किताब किसकी है? अ नेशन इन मेकिंग। और एक मैगजीन है बंगाली मैगजीन, बंगाली मैगजीन, ये किताब किसकी है? तो ये हो जाएगी किसकी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या नाम है इनका? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नाम है इनका, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किताब किसकी है? वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किताब जो है वो किसकी है? तो ये हो जाएगी बी डी सावरकर, बी डी सावरकर, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए गीतांजलि किसकी है? गीतांजलि, गीतांजलि किताब किसकी है? नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में आर्यन टैगोर को, ठीक है ना। अगला सवाल, होम एंड द वर्ल्ड किताब किसकी है? होम एंड द वर्ल्ड, ये भी किताब जो है आर्यन टैगोर की है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला सवाल पूछा जाएगा नेशन, ये किताब किसकी है? नेशन, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की किताब है नेशन। चलिए ये भी हो गया। नील दर्पण किताब किसकी है? नील दर्पण है मैगजीन या किताब। तो नील दर्पण जब पूछा जाएगा तो बताएंगे दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र की किताब है नील दर्पण, ठीक है। युगांतर किताब किसकी है? युगांतर, ठीक है। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, ठीक है। एस्से ऑन गीता, एस्से ऑन गीता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कर्मयोगी, कर्मयोगी, ये सारी किताब जो हो जाएगी अरविंदो घोष, और अरविंदो घोष जी की किताब है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर बात? चलिए कॉमनवेल और न्यू इंडिया मैगजीन किसकी हो जाएगी? कॉमनवेल और न्यू इंडिया, न्यू इंडिया और कॉमनवेल मैगजीन किसकी है? ये है एनी बेसेंट की। क्या नाम है इनका? एनी बिसेंट जी, ये ध्यान रखिएगा। इंडिया स्ट्रगल किताब किसकी हो जाएगी? इंडिया स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल किताब जो हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस की किताब है इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। चलिए भैया अगला पूछा जाएगा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय की किताब है, ठीक है। सोम प्रकाश किताब किसकी है? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश किताब हो जाएगी ईश्वर चंद विद्यासागर जी की किताब, ठीक है। इंडिपेंडेंट किताब किसकी हो जाएगी? इंडिपेंडेंट मैगजीन, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मैगजीन किसकी है? इंडिपेंडेंट मैगजीन हो जाएगी आपकी मोतीलाल नेहरू जी की, मोतीलाल
नेहरू। आगे देखिए, एक ही साथ सब लिख लीजिए। रस्त गुफ्तार, रास्त गुफ्तार और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रूल इन इंडिया। ये दोनों किताब किसकी है? ये हो जाएगी दादा भाई, दादा भाई नौरोजी की। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला, अमृत बाजार पत्रिका किताब किसकी है? अमृत एबीपी बाजार पत्रिका, ये किसकी है? तो ये है शिशिर कुमार घोष की, शिशिर कुमार घोष जी की किताब है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, द रिवोल्यूशनरी किताब किसकी है? एक ही साथ सब लिख लीजिए। द रिवोल्यूशनरी, ये किताब है सचिंद्र नाथ सान्याल की। क्या नाम है इनका? सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B12 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। क्यों? विटामिन B12 को कहा जाता है, क्या गलती हो गया, साइनोकोबालामीन। क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामीन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विटामिन जो होता है, विटामिन शब्द जो है किसने दिया था? फंक ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, विटामिन, इसको विटामिन पढ़ते हैं, विटामिन B1 को क्या कहते हैं? विटामिन B1 को कहते हैं थायमीन, थायमीन। जिसकी वजह से, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है बताओ? बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है। ठीक है, चलिए अगला, विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? विटामिन B2, B2 को कहा जाता है राइबो फ्लेविन। उसके बाद विटामिन आता है B3, B3 को क्या कहा जाता है? नियासिन या निकोटीनिक एसिड, निकोटीनिक एसिड, इसी को कह देते हैं निकोटीनामाइड, निकोटीनामाइड। अब बताओ, इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है जिसका नाम है पेलाग्रा, पेलाग्रा। पेलाग्रा को बोला जाता है 3D, और 3D का मतलब क्या होता है? पेलाग्रा 3D का मतलब क्या होता है? बोलो भैया। 3D पेलाग्रा लास्ट टाइम भी कराया है, बताओ। डिजीज ऑफ 3, पहला होता है डी, डी डी डी, ठीक है, इसमें डी डी डी। पहले डी का मतलब क्या होता है? अरे, पहला डी होता है, एक मिनट रुक जाओ, 3D लिखिए, इसका अलग ही सिस्टम है। 3D, 3D में लिखिए, पहले डी का मतलब हो गया डर्मेटाइटिस, दूसरे डी का मतलब हो गया डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, और तीसरे डी का मतलब हो गया डायरिया। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये तीनों पेलाग्रा के कंडीशन है, और किसकी वजह से होता है? विटामिन B3 की वजह से होता है। और उसके बाद लास्ट में आता है डेथ, तो इसको 4D भी कर दीजिएगा, 4D। तो ये सारी कहानी जो है आपकी इससे रिलेटेड हो जाएगी, विटामिन B3 से रिलेटेड। अगला, विटामिन B5 क्या होता है? विटामिन B5, B5 को बोला जाता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोला जाता है? पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B6 को क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को क्या कहा जाता है? बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B9 को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है फोलिक एसिड, फोलिक एसिड, एसिड को फोलेट कह देते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबालामिन, जो आपने यहाँ पर लिखा ही लिखा है। चलो, किसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं? किसको जो है ब्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन जो है विटामिन ई को कहा जाता है। किसको? विटामिन ई को जो है ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, बताओ क्यों भाई? ये ध्यान रहेगा, बोलो। विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो होता है फैट सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल, बॉडी में बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है।
लेकिन विटामिन बी और सी ये बार बार लेने की जरूरत हो, डेली लेने की होती है, क्योंकि वाटर सॉल्यूबल होता है और ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी का क्या नाम है? विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। कहाँ मिलता है ये? तो सबसे ज़्यादा मिलता है आपको आंवला में। सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? आंवला में मिलता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलो, आंवला में क्या मिलता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो लेमन में क्या मिलता है? लेमन में भी मिलता है एस्कॉर्बिक, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हो गया। चलो, टैमरिंड। टैमरिंड। टैमरिंड में क्या मिलता है? टैमरिंड में मिलता है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड। विनेगर में क्या मिलता है? विनेगर में 5% होता है एसिटिक एसिड। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड कितना? आया हुआ सवाल है, 5%। अगला सवाल विनेगर के बाद। विनेगर के बाद ध्यान रखिएगा, दूध, मिल्क, दही, इसमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। ये भी ध्यान होना चाहिए। ठीक है। नेटल स्टिंग में क्या मिलेगा? नेटल स्टिंग जो पत्तियां होती हैं, जो उससे धस जाता है या चींटी के काटने पर, क्या मिलता है? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़ें। जीवन कैसा चल रहा है आप सभी का? बताइए सर, जीवन जो है कैसा चल रहा है? बताओ, सब ठीक है? हम्म। किसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है? बताओ इसी बात पे। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? हम्म। बोलिए भैया, बता दीजिए सर, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, अब आता है सवाल। इससे पहले कुछ मिडिवल हिस्ट्री की किताब का नाम लिख लेते हैं। मिडिवल हिस्ट्री के बुक का नाम। मॉडर्न का हो गया, मिडिवल का भी लिख लीजिए। एंशंट का मैंने पहले भी पढ़ाया था, लास्ट में पढ़ा दूंगा एक बार। ठीक है, लिख लीजिए। क्या नाम है इसका? तो सबसे पहले का हो जाएगा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी किताब जो है, ये इसको किसने लिखा है? तो लिख लीजिएगा, क्या नाम है इसका? मिनहाज उस सिराज। पहली बात। दूसरा, तुगलक नामा। दूसरे का क्या नाम है? तुगलक नामा। तुगलक नामा को किसने लिखा है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लिखा है। उसके बाद हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, इसको किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाएगा रेहला या सफ़रनामा। ठीक है। सफ़रनामा को ही रेहला के नाम से जाना जाता है। सफ़रनामा को ही क्या बोला जाता है? रेहला कहा जाता है। इसको किसने लिखा है? इब्न बतूता। इब्न बतूता जी ने लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी, एक क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। तुजुक ए जहांगीरी, ये किसने लिखा है? तुजुक ए जहांगीरी को तो जहांगीर ने लिखा है। जहांगीर। इसके बाद क्या है? तारीख ए शेरशाही। तारीख ए शेरशाही, इसको किसने लिखा है? अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी जी ने लिखा है। किसको? तारीख ए शेरशाही को। इसके बाद पूछा जाएगा आपसे कि फुतुहात ए फिरोज शाही को किसने लिखा है? फुतुहात ए फिरोज शाही, इसको किसने लिखा है? तो फुतुहात ए फिरोज शाही को लिखने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जी। ठीक है भैया। अगला, खजाइनुल फुतूह किसने लिखा है? खजाइन उल फुतूह, इसको किसने लिखा है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इनकी और एक किताब है, आपने नाम सुना होगा, नूहे सिपिर।
ये भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा तहकीकाक हिंद किसने लिखा है? तहकीकाक ए हिंद, ये लिखने वाले हैं अल बरूनी। अल बरूनी, ठीक है। तबकात ए नासरी किसने लिखा है? तबकात ए नासरी, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज जी ने लिखा है तबकात नासरी। तुगलकनामा अमीर खुसरो, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ये सारी किताब का नाम खत्म होता है। अगला सवाल है कि ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से अलग करने वाले का क्या नाम है? ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से अलग करने वाले का क्या नाम है, वो पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या नाम होता है ग्रेट निकोबार को जो सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है? तो उसका सही नाम है ग्रैंड चैनल, ठीक है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन होता है? 10 डिग्री चैनल। अंडमान को किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग, क्या हो रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? ये 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब यहाँ पे थोड़ा आइए, अंडमान है ये अंडमान, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला कौन है बताओ? इसको लिख लीजिएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो होता है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अगला, अब अंडमान में सबसे पहले, ये अंडमान का रीजन है पूरा, अंडमान में सबसे पहले कौन आता है? तो सबसे पहले आता है नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ से साउथ का क्रम। दूसरे बाद कौन आता है? मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद कौन है? ये है 10 डिग्री चैनल। अब आगे बढ़िए थोड़ा, इसके बाद सबसे पहले आता है कार निकोबार, कार निकोबार। उसके बाद कौन आता है? लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो पूछा जाएगा डिटेल में, अगर पूछा अंडमान निकोबार को कौन अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल। अगर पूछा जाए लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा। चलिए, 8 डिग्री चैनल क्या करता है? 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल जो होता है वो अलग करता है किसको? लक्षद्वीप को मिनी कॉय से, लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है, मिनी कॉय से अलग करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सॉरी, 9 डिग्री चैनल जो होता है लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो होता है वो लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो होता है, 8 डिग्री चैनल, वो क्या करता है? मिनी कॉय को, मिनी कॉय, मिनी कॉय मतलब क्या? लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसको अलग करता है किससे? मालदीव से। तो अगर पूछा जाएगा मिनी मिनी कॉय से मालदीव को अलग करने वाला कौन, तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने वाला कौन? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मिनी कॉय से अलग करने वाला कौन? 9 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला कौन? 10 डिग्री चैनल, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ सर। ग्रैंड स्टेट याद है? ग्रैंड स्टेट क्या करता है? सुमात्रा आइलैंड और ग्रेट निकोबार को क्या करता है? ग्रेट निकोबार कहाँ गया? ग्रेट निकोबार ये है, इसको इसको अलग करने वाला कौन है? सुमात्रा से, सुमात्रा से अलग करने वाला कौन? ग्रैंड स्ट्रेट, ग्रैंड स्ट्रेट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन? इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन है? देखो देखो कौन आया, कौन आया, कौन आया? पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट है, ध्यान रखिएगा। पाक जल डमरू मध्य। तो ये है कहानी आपकी, दिस इज द कहानी। चलिए अगला सवाल है, विथ व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर क्या एब्जॉर्ब करती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ओजोन डे कब मनाया जाता है? ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन जो है वो किसकी वजह से डिप्लीट होती है? डिप्लीट होती है, तो डिप्लीट होती है आपका किससे? जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFC से, ठीक है, उससे डिप्लीट होती है। डिप्लीट कैसे होती है? नापने का क्या मेजरमेंट है? यूनिट क्या है? यूनिट होता है ओजोन का नापने का डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। किस लेयर में पाई जाती है ओजोन?
तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट रे ज़्यादा आएंगी तो क्या होगा? स्किन कैंसर होगा। क्या होगा? स्किन कैंसर हो सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, बताओ क्या कहते हो? सारी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला, विच लीडर गिव द सीआर फार्मूला? सीआर फार्मूला किसने दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में दिया था। क्या? सीआर फार्मूला, जिसको किस फार्मूला के नाम से जाना जाता है? इसको राजा जी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बेसिकली भारत पाकिस्तान के बीच में कैसे बंटवारा होगा, राजा जी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पूरा अपना डिटेल में लिख के दिया था क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कहानी जो हुआ था किसके बीच हुआ था? सीआर फार्मूला। देसाई लियाकत प्लान कब आया था? 1945 में। कौन सा प्लान आया था? देसाई लियाकत प्लान। देसाई लियाकत प्लान जो है 1945 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? बोलिए भैया। चलिए आगे चला जाए। अगला सवाल है तामुलोचार। तामुलोचार जो है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, बताइए कौन मनाता है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किसका? तो गुरुंग कम्युनिटी का। गुरुंग कम्युनिटी का जो है ट्रेडिशनल फेस्टिवल है उसका क्या नाम है? तामुलोचार। भूटिया कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लोसोंग। ठीक है। लेप्चा कम्युनिटी का क्या होता है? तो होता है नामसोंग। नामसोंग, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? चलें आगे बढ़ें। जी हाँ बताइए। अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? सबसे ईस्टर्न मतलब यहाँ पर, ये अगर इंडिया है, इंडिया का ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट होगा। यहाँ पर कौन सा हिल है? तो याद रखिएगा पटकाई बुम हिल। याद रख लीजिएगा, रख लीजिएगा आज इसको। पटकाई बुम हिल जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है किसका? इंडिया का। ठीक, इसको समझा दे थोड़ा सा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिल पाई जाती है। सबसे पहले लिखेंगे डाफला, उसके बाद कौन मिलेगा? मिरी, उसके बाद कौन मिलेगा? अबोर, उसके बाद कौन मिलेगा? मिश्मी। ये सब हिल कहाँ हैं? ये सब हिल पड़ेंगी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मिलेगा आपको क्या? पटकाई बुम। पटकाई बुम। पटकाई बुम बताओ कहाँ पे मिलेगा? पटकाई बुम भी मिलेगा आपको कहीं, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होता है। इसके बाद म्यांमार स्टार्ट हो जाता है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है भैया। चलिए, नागा हिल कहाँ मिलेगा? नागालैंड में मिलेगा। उसके बाद मणिपुर में कौन सा हिल होगा? बताओ, मणिपुर में कौन सा हिल होता है? तो लिख लीजिएगा लुसाई हिल। लुसाई हिल जो है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। मिजोरम में कौन सा हिल है? मिजोरम में मिजो हिल। ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। सॉरी, लुसाई हिल जो है मिजोरम में ही है। मिजो हिल को ही लुसाई हिल कहा जाता है। ठीक है, मिजो हिल, मिजोरम। क्या कहते हो? सारी बात क्लियर हो गई? चलिए अगला सवाल है कि बताइए स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है? तो स्त्री पुरुष तुलना जो है वो ताराबाई शिंदे ने लिखी है। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने। अच्छा बताओ, पहला इंडियन वुमेन के लिए यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन के लिए पहली बार यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डीके कर्वे। याद रखिएगा क्या नाम है इनका? डीके कर्वे है। 1916 में जब बीएचयू बना था उसी समय इंडियन वुमेन के लिए यूनिवर्सिटी भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है। पहली बार महिलाओं को पढ़ाने का काम किसने किया था? वुमेन को एजुकेट करने का काम जो है वो किसने किया था? तो वो ज्योतिबा फुले ने किया था। किसको पढ़ाया था? सावित्री बाई को। ज्योतिबा फूले ने किया था। ज्योतिबा फूले की किताब का क्या नाम है बताओ? गुलामगिरी। इसी गुलामगिरी में पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया गया था। और इन्होंने कौन सा समाज बनाया था? सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज भी बनाया था। ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है विवेकानंद की किताब का क्या नाम है? विवेकानंद की किताब का क्या नाम है? तो विवेकानंद की किताब का नाम भी ध्यान रखिएगा। इनकी किताब का नाम है माई मास्टर। माई मास्टर। याद रखेंगे? बताइए, माई मास्टर किताब किसकी है? माई मास्टर किताब जो है वो है विवेकानंद की। चलो बताओ, इंदिरा गांधी की किताब का क्या नाम था? इंदिरा गांधी की किताब का क्या नाम है? और सरोजनी नायडू का बता दो। सरोजनी नायडू का बता दीजिए, इंदिरा गांधी का बता दीजिए। तो लिख लीजिएगा द गोल्डन
थ्रेशहोल्ड, ये किताब किसकी है बताओ? सरोजनी नायडू की। और इंदिरा गांधी का बता दीजिए। हम्म, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की किताब का क्या नाम है? चलिए अगला सवाल, इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया, ये किताब किसकी है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की किताब है इटर्नल इंडिया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। एपिलिम्नियन क्या है? एपिलिम्नियन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिलिम्नियन? तो जो थर्मली स्ट्रेटिफाइड लेयर होते हैं उसका टॉप मोस्ट लेयर जो होता है ना, उसको बोला जाता है एपिलेमनियन। इसको समझाते हैं आपको। जैसे मान लो ये शुरू हुआ, ऐसे शुरू होता है लेक्स, जो भी लेक्स होती हैं ऐसे शुरू होती हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो होता है, जहाँ पर ये इसको बोला जाता है लाइट आ रही है, इसको लिटरल जोन कहा जाता है, लिटरल जोन, है ना। उसके बाद बेंथिक जोन, बेंथिक जोन। उसके बाद क्या होता है? हेडल जोन, लास्ट में होता है हेडल। यहाँ पर क्या होता है? इसको बोला जाता है फोटिक जोन, लाइट आती रहती है, इसको फोटिक जोन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? यहीं पर लिम्नियन, एपिलिम्नियन ऐसे होता है, लिम्नियन वाले लेयर्स, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोटिक के बाद कौन सा आता है जहाँ पर लाइट नहीं आती है? और फोटिक जोन, इसको ध्यान रखिएगा बस। फिलहाल लिम्नियन क्या है? वो स्ट्रेटिफाइड, थर्मली स्ट्रेटिफाइड टेम्परेचर के हिसाब से, ऊपर वाले को नीचे वाले को, और जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद ठंडा होता है। ये कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। चलिए भैया अगला सवाल है, ये आप बताएंगे। चलिए, हाउ डू ह्यूमन एक्लिमेटाइज एट हाई एल्टीट्यूड वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो फॉर नॉर्मल ब्रीदिंग? नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो रहता है, तो आदमी कैसे अपने आप को ढाल पाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताने पर आपको मिलेगा इनाम। बताइए सर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। जैसे ही आरबीसी बढ़ा दीजिए, वैसे ही क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। ठीक है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा और बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी, आरबीसी बढ़ने लगेगा, उसकी वजह से जो है आपके ब्लड की सप्लाई पहुंच पाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है आपसे कि बताइए डीएनए के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? डीएनए के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? चलिए बताइए, डीएनए के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? पढ़ लिए? चलिए इनकरेक्ट क्या है, गलत क्या है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, ये बात ठीक है। द क्रोमेटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, ये स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा सारे स्टेटमेंट रामायण है। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल, ये भी स्टेटमेंट सही है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ डीएनए, अरे अरे क्या बोल रहा है? डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं, डीएनए एंड प्रोटीन होता है। यानी ये स्टेटमेंट पकड़ में आ गया कि गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट को लिख लीजिएगा क्योंकि तीनों आपके एग्जाम में आ चुके हैं सवाल। बात खत्म हो गई? बोलो। एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन, ये क्या है? डीएनए का बेस पेयर है, बेस पेयर। और पूछा जाएगा एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये किसका है? तो ये पड़ जाएगा आपका आरएनए का बेस पेयर, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बात? चलिए डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलें आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल है, फ्लेवरिंग एजेंट कैसा होता है? सिट्रस फ्रूट, विच केमिकल फाउंड इन द पील्स ऑफ सिट्रस फ्रूट, छिलके में जो फ्लेवरिंग एजेंट देता है बेवरेजेस को और चीविंग गम्स हो। चीविंग गम्स जो होते हैं उसको कौन देता है? फ्लेवरिंग एजेंट जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है उसका नाम है लिमोनीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, लिमोनीन। ठीक है, बताइए सर।
चलिए अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, अंडर लीडरशिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज द चितगोंग आर्मरी रेड कंडक्टेड। चितगोंग आर्मरी रेड जो हुआ था वो सूर्यसेन के समय हुआ था। याद रखिएगा, चितगोंग आर्मरी रेड जो है वो सूर्यसेन के समय हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सूर्यसेन के समय ही क्या हुआ था, चितगोंग आर्मरी रेड हुआ था। बात समझ में आ रही है? बोलो भैया। चलिए, इसको क्या बोला, सूर्यसेन को क्या कहा जाता है, सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी कब? 1942 में। इनके साथ कौन था? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले फर्स्ट वुमेन रेजिमेंट का नाम क्या रखा था? फर्स्ट वुमेन रेजिमेंट का नाम क्या रखा था बताओ? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इनका नाम हुआ करता था। महिला का नाम क्या था इनके साथ जो थी? लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल जी थी। लक्ष्मी सहगल जी महिला थी, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट इनका नाम डाला गया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही बनाया था क्या? इंडियन लीजन। इंडियन लीजन बनाया था, बताओ कहाँ पर? 1941 में बर्लिन में। बर्लिन कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, इंडियन लीजन बनाया था, LEGION, इंडियन लीजन। ठीक है, क्या कहते हो, क्लियर हो गई बात? अगला सवाल पूछा जा रहा है, विच कमीशन ड्रू द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका सही आंसर क्या होगा? रेड क्लिफ लाइन। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो लिख लीजिएगा 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन कब आया था? 1926 में आया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1944 में हुआ था। और इससे क्या बना था बताओ? हिल्टन यंग कमीशन का रिपोर्ट 1924 में आया था, 26 में रिपोर्ट आया था। किससे रिलेटेड है? RBI से रिलेटेड है। 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, इससे बना था वर्ल्ड बैंक और IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, चलिए, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है? इंडिया और चाइना के बीच में, तो याद रखिएगा, मैक मोहन नहीं, मैक मेहून लाइन, MAHON, मैक मेहून लाइन किसके बीच है? इंडिया चाइना के बीच। इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? इसको बोला जाता है डुरंड लाइन। क्या बोला जाता है? डुरंड लाइन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 38th पैरेलल किसके बीच है? 38th पैरेलल। 38 पैरेलल यही खोज रहा है हमको। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, साउथ कोरिया के बीच। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, प्योंगयांग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका 49th पैरेलल। 49th पैरेलल, ये किसके किसके बीच है? USA और कनाडा के बीच में है। USA और कनाडा के बीच में है 49th पैरेलल। बात समझ में आ रही है? सबसे लंबी बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए, अगला और कुछ नाम पूछा जाए, जैसे पूछा जाएगा कि हंडरबर्ग बाउंड्री किसके किसके बीच है? हंडरबर्ग बाउंड्री, तो याद रखिएगा जर्मनी और पोलैंड के बीच में। किसके किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है हंडरबर्ग बाउंड्री। आपसे पूछा जाएगा मैगी नॉट बाउंड्री किसके बीच में है? मैगी नॉट, मैगी नॉट बाउंड्री, तो याद रखिएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में है मैगी नॉट बाउंड्री। क्या कहते हो, क्लियर हो गई बात? अगला सवाल है, विच सेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डिप्राइव्स द प्रिजनर्स टू देयर राइट टू वोट। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहता है कि जितने भी जो जेल में बंद होते हैं उनको राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 62 क्लॉज 5। एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। चलें आगे बढ़ें। चलिए, अगला सवाल आने से पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं। सबसे पहला तो ये बताइए, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 1 सबसे लंबा है, कितने किलोमीटर का? 1620 किलोमीटर का। किसके किसके बीच में है? इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। याद रखिएगा, इलाहाबाद से
हल्दिया के बीच पानी में रास्ता, पहला। दूसरा, नेशनल वाटरवे 2 NW2 कितना है, 890 किलोमीटर का, और ये किसके किसके बीच में है, सदिया से धुबरी के बीच, सदिया से धुबरी के बीच। नेशनल वाटरवे 3 किसके किसके बीच में है, हम्म कोट्टापुरम से कालम तक, कोट्टापुरम से लेकर कल्लम तक, ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल वाटर 4 किसके किसके बीच है, आप बताइएगा। नेशनल वाटर 5 किसके किसके बीच है, तो लिख लीजिएगा तालचर से धामरा के बीच, क्या नाम है इसका, तालचर से धामरा के बीच में है, ठीक है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका हेडक्वार्टर है कोट्टायम केरला, कोट्टायम केरला, ठीक है। टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है, टोबैको रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, टोबैको रिसर्च सेंटर, तो टोबैको रिसर्च सेंटर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, कौन सा है, टोबैको रिसर्च सेंटर बताइए कहाँ पर है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है या कहीं और है, टोबैको रिसर्च सेंटर जल्दी बता दीजिए, 2 मिनट का सवाल है, जल्दी बताइए, टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, ये टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गुंटूर में है, लिख लीजिएगा, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुंटूर हो जाएगा। और गुंटूर कहाँ पड़ता है, गुंटूर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, गुंटूर कहाँ पड़ता है भैया, गुंटूर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। नेशनल वाटरवे 4 जो है वो कहाँ से, कृष्णा गोदावरी रिवर पे बना हुआ है, कृष्णा गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पूछा जाए, चलिए अगला सवाल आपसे, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होता है अपने बॉडी में ना, उसके बीच में फ्लूइड होता है जो मूवमेंट्स कराता है आसान, बताइए उस फ्लूइड का क्या नाम है, साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। कार्टिलेज एक टाइप का टिश्यू है, कैसा, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। टेंडन जो है वो किसको जोड़ता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, इसका क्या नाम है, टेंडन। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ने वाला कौन है, इसका नाम होता है लिगामेंट, BBL से याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, लिगामेंट, याद है रखिएगा इसको, ठीक है। पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। चलिए भैया आगे चला जाए। अगला सवाल है, विच एंटी माइक्रोबियल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में सबसे पहला तो कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है। चलिए मिल्क के बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या किया जाता है, पाश्चराइजेशन किया जाता है, पाश्चरीकरण, पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन कैसे होता है बताओ, पाश्चराइजेशन जो लुई पाश्चर ने खोजा था, पाश्चराइजेशन किस टेम्परेचर पे होता है, बताया हूँ लास्ट क्लास में, बताओ पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क जो होता है वो किस टेम्परेचर पर होता है। जब आपको करना हो तो 62.8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 63 डिग्री सेल्सियस पे आपको करना है, कितने मिनट, 15 मिनट, या 72 डिग्री सेल्सियस पे आपको गर्म करना है, कितने मिनट, 15 सेकेंड, यही होता है ना, बोलो भैया, गलत बोल दिया, फिर से लिखिए, इसको मिटाइए, बताइए। 71 डिग्री सेल्सियस पर करना है 15 सेकेंड, ठीक है। 62 डिग्री सेल्सियस पर करना है 32 मिनट्स, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, गलती ना करके आइएगा, बात समझ में आ रही है, बोलिए सर। अगला सवाल है कि कौन सा एंटी माइक्रोबियल एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम, ये सब प्रेजेंट होता है मिल्क में, ध्यान रखिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, 3 पोएट्स पंपा पोन्ना और रन्ना आर कॉल्ड थ्री, थ्री क्या कहलाते हैं, थ्री कन्नड़ लिटरेचर कहलाते हैं, ठीक है ना। कार्नेटिक कन्नड़ लिटरेचर के 3 रत्न कहलाते, 3 ज्वेल, लिख लीजिएगा, 3 ज्वेल ऑफ कन्नड़ लिटरेचर,
तो नाम है पंपा, पूर्णा और रन्ना। तो लिख लीजिएगा 3 ज्वेल, उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा पंपा, पूर्णा और रन्ना। ये किससे रिलेटेड है? कन्नड़ लिटरेचर से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा इसको। क्या कहते हैं, क्लियर है गई बात? चलिए, कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक कहाँ किया जाता है? कर्नाटक वाले एरिया में। कार्नेटिक म्यूजिक के 3 ट्रिनिटी कौन है? 3 ट्रिनिटी। ट्रिनिटी मतलब 3 का ग्रुप। तो कार्नेटिक म्यूजिक के 3 ट्रिनिटी की बात किया जाएगा तो क्या बताएंगे? बताइए, सोचे हैं कभी कि पहली बार सवाल मिला है? बोल दो भैया। तो लिख लीजिए सबसे पहले श्याम शास्त्री, त्यागराज और मुथुस्वामी दीक्षितर। ठीक है, तो सबसे पहला नाम लिखेंगे क्या? श्याम शास्त्री। श्याम शास्त्री। दूसरे का नाम लिखेंगे क्या? दूसरे का नाम लिखेंगे त्यागराज। त्याग राजा। और तीसरे का नाम लिखेंगे मुथुस्वामी दीक्षितर। मुथुस्वामी दीक्षितर। ठीक है ना? तो 3 ज्वेल्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, 3 ट्रिनिटी मतलब 3 ज्वेल्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है। कार्नेटिक म्यूजिक कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? बताओ भैया। ट्रिनिटी, त्यागराज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, बताओ भाई। क्लियर बात? चलिए सर, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड एंड लैक्सेटिव, पॉपुलरली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यानी इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। जो क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस जो होता है, ये किस लिए काम आता है? एंटासिड के फॉर्म में काम आता है। यानी अगर पेट में गैस ज़्यादा हो गया है, एसिडिटी ज़्यादा हो गया है, तो उसको क्या कहा जाता है? एंटासिड कहा जाता है, याद रखिएगा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, और MgOH का pH कितना होता है? अगर पूछा जाए pH तो आप क्या बताएंगे? 10 बताएंगे। एस्पिरिन क्या होता है? एस्पिरिन, एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक होता है, याद रखिएगा, एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर होता है, पेन किलर होता है उसको एनाल्जेसिक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए बताइए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, इसको अगर 313 केल्विन पर गर्म कर देंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोला जाता है POP। और POP का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल किसको कहते हैं? ग्रीन विट्रियोल। तो FeSO4 डॉट 7H2O इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल। वाइट विट्रियोल किसको कहा जाता है? वाइट विट्रियोल, वाइट विट्रियोल कहा जाता है ZnSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है? ब्लू विट्रियोल, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल ये कहा जाता है CuSO4 डॉट 5H2O। बात समझ में आ रही है? आपसे और पूछा जाएगा कि बताइए बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के लिए फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3। ठीक है भैया। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है, आग को बुझाने के लिए। अगला सवाल, वॉशिंग सोडा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है Na2CO3 और 10H2O। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी जो है आप ध्यान रखिएगा। क्या बात क्लियर है? तो ये है आपकी कहानी सर किसकी? तो ये कहानी रही आपकी आज की, लेकिन अभी जाना नहीं है, रुकिए। अभी मैं आपको और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ जो आपको जाना है, समझना भी है और करना भी है। ठीक है भैया? चलिए, अब आता है सवाल सबसे पहले वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखते चलिए हमारे साथ, उसके बाद जाइएगा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम बताओ। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक का क्या नाम है?
हाईएस्ट पीक, इसका नाम है अनाईमुडी। अनाईमुडी 2695 मीटर, ध्यान रखिएगा। अनाईमुडी जो है हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया का, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, ये भी याद रखिएगा। साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? ये नाम है अनाईमुडी। कहाँ पर है, किस हिल पर है? अन्नामलाई हिल, अन्नामलाई हिल पर सिचुएटेड है। ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन है वेस्टर्न घाट का? तोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा। कहाँ पर है? नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन पे। नीलगिरी माउंटेन वही है जहाँ पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या हो जाते हैं, ये मीट करते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है। यहाँ पे दो तीन चीज और ध्यान रखने की जरूरी है। पाल घाट, पाल घाट जो है वो कनेक्ट करता है किसको? कनेक्ट करता है नीलगिरी हिल को अन्नामलाई हिल से। नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल से टू अन्नामलाई हिल, अन्नामलाई हिल से कनेक्ट करने वाला कौन? पाल घाट। उसके बाद है आपके पास थाल घाट। थाल घाट जो है वो कनेक्ट करता है किसको? मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है कौन? थाल घाट। उसके बाद पूछा जाएगा भोर घाट, भोर घाट ये किसको कनेक्ट करता है? तो ये करता है मुंबई को पुणे से, मुंबई को पुणे से कनेक्ट कौन करता है? तो ये भोर घाट करता है। बताओ पुणे में जो है कौन सा एयरपोर्ट है? पुणे में कौन सा एयरपोर्ट है? तो याद रखिएगा संत तुकाराम एयरपोर्ट। संत तुकाराम एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपका पुणे में। इसको ध्यान रखेंगे। बोलिए सर, क्या कहते हैं, बात क्लियर है? चलिए ईस्टर्न घाट की बात कर लें। ईस्टर्न घाट में क्या याद रखना है? यहाँ की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है इसका? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहाँ पर? कितना? 1510 मीटर। ठीक है। याद रखिएगा इसको जिंदा गाड़ा या अरमाकोंडा भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज जिंदा गाड़ा या अरमाकोंडा, अरमाकोंडा कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर है? बात बोलो भैया, क्या कहते हैं? ये सारी बात आपको क्लियर है? चलिए कुछ और नाम। अरे भाई सुनो, क्या हाल है? चलिए अगला सवाल है हर्षवर्धन। इतिहास से कुछ चीजों को लिया जाए अब। एक राजा थे, हर्ष डायनेस्टी हुआ करती थी, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है। तो वर्धन डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, उनका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था इनका? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताब लिखी थी? तो हर्षवर्धन ने लिखा था, बताओ हर्षवर्धन ने क्या लिखा था? नागानंद, नागानंद, रत्नावली, रत्नावली और प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये इन्होंने तीन किताब लिखी थी। और इन्हीं का एक दरबारी कवि था जिसका क्या नाम था? हरिशेन जी। हरिशेन जो थे वो थे क्या? कोर्ट पोएट, कोर्ट पोएट हुआ करते थे। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था हर्षचरित। अरे हरिशेन क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, बाणभट्ट हुआ करते थे। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, क्या नाम इनका? बाणभट्ट, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी और हर्षचरित। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है, याद रखिएगा, हर्षचरित और कादम्बरी। कादम्बरी को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। कादम्बरी याद रखिएगा। हर्षचरित के बारे में भी ध्यान रखिएगा, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है। चलिए, इसी वर्धन डायनेस्टी के हर्षवर्धन थे। वर्धन डायनेस्टी को ही किस नाम से जाना जाता है? वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी को ही कहा जाता है क्या? ऑल्सो नोन एज पुष्यभूति डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, याद रखिएगा। ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए सर आगे बढ़ा जाए।
हर्षवर्धन के समय पे ही कौन आया था? हर्षवर्धन के समय पर ही कौन आया था? तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन के समय पर आया था सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर। सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर। अब सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर का नाम क्या है? सेकेंड चाइनीज ट्रेवलर का नाम क्या है? इसका नाम है ह्वेन सॉन्ग। ह्वेन सांग। ह्वेन सांग ने कौन सी किताब लिखी है? तो इन्होंने लिखी है सी यू की। सी यू की। ह्वेन सांग ने क्या लिखा है? सी यू की लिखा है। ठीक है। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर कौन था? फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर। फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर कौन था? उसका नाम था फाहियान। फाहियान। फाहियान ने क्या लिखी थी? तो फो क्यू की लिखा था। फो क्यू की लिखा था, याद रखिएगा। ये अलग अलग हो जाएगा। और ये किसके समय आए थे? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के समय ये आया था। ठीक है। पल्लव जो थे, पल्लव जो हुआ करते थे साउथ इंडिया में, पल्लवाज। पल्लवा का फाउंडर कौन था? याद रखिएगा, पल्लवा का फाउंडर जो था वो था सिम्ह विष्णु। सिम्ह विष्णु। ठीक है। और पल्लवा की जो कैपिटल हुआ करती थी, कहाँ हुआ करती थी? तो कैपिटल भी ध्यान रखना है, कांचीपुरम। कांचीपुरम। कांचीपुरम जो थी उसकी क्या थी? कैपिटल थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। चले आगे बढ़े। ताजुल मासिर किसने लिखा है? किताब जो है, एक ताजुल मासिर किताब है, बताइए। ताजुल मासिर। ताजुल मासिर किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हसन निजामी। क्या नाम हो जाएगा? हसन निजामी जी ने लिखा है क्या? ताजुल मासिर। ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही किसने लिखा है? तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही। तो ये लिखा हुआ है याहिया बिन अहमद सरिंदी। याहिया बिन अहमद सर हिंदी। सर हिंदी। ठीक है भैया। क्या कहते हैं, क्लियर है बात? क्या कहते हो भैया, क्लियर है? अगला सवाल। एक सवाल है, पूछा जा रहा, बताइएगा। ब्लू लाइन शब्द जो है, ब्लू लाइन शब्द ये किस में यूज होता है? तो ब्लू लाइन शब्द जो है आइस हॉकी में यूज किया जाता है। आइस हॉकी में यूज किया जाता है। ठीक है। और बॉल्क लाइन किस में यूज किया जाता है? BAULK, बॉल्क लाइन। तो ये यूज किया जाता है कबड्डी में। कबड्डी में यूज किया जाता है। कबड्डी। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, फुटबॉल की ट्रॉफीज का नाम बता दीजिए कुछ। फुटबॉल ट्रॉफीज। फुटबॉल ट्रॉफीज बताइए, सबसे पहला नाम क्या होगा? डूरंड कप। उसके बाद संतोष कप। उसके बाद रोवर्स कप। रोवर्स कप। उसके बाद मर्डेका कप। मर्डेका कप। उसके बाद क्या है? BC रॉय कप। याद रखिएगा किसके लिए है? फुटबॉल ट्रॉफी से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगला सवाल। पहला सबसे लंबा, फर्स्ट लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है? नॉन पोलर ग्लेशियर मतलब वो पोल पे नहीं है उसके बाद भी ग्लेशियर है। पोल पे ही ठंडा होता है, पोल पे नहीं होने के बाद भी ग्लेशियर है। बताइए उसका क्या नाम? फर्स्ट लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, उसका क्या नाम है? तो लिख लीजिएगा, फेडचेंको ग्लेशियर। क्या नाम है इसका? फेडचेंको। फेडचेंको ग्लेशियर। और फेडचेंको ग्लेशियर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान में है। ताजिकिस्तान याद है, सेंट्रल एशिया का पार्ट है। सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सा है? सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, पोल पे नहीं होने के बाद भी ग्लेशियर है, नॉन पोलर ग्लेशियर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू कश्मीर में। सियाचिन के बारे में एक और बात याद रखिएगा, हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है? वो है सियाचिन ग्लेशियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। चलिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने राज्यों से पास होता है इंडिया के? तो याद रखिएगा, कौन कौन से राज्य हैं? 8 राज्य। सबसे पहले मिल जाएगा गुजरात। उसके बाद कौन है? राजस्थान। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। उसके बाद कौन है?
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन मिलेगा आपको? झारखंड। झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब देखिए ये इंडिया है। इंडिया का ये वाला लाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कितना होता है ये? 82 पॉइंट ईस्ट, यही होता है ना। और ये वाला लाइन जो होता है इसको क्या कहते हैं बताओ? ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों एक जगह कहाँ मिलते हैं? यहाँ पर। उस जगह का क्या नाम है? ये दोनों एक जगह कहाँ मिलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये, तो ये मिलते हैं कोरिया में। और कोरिया कहाँ है? कोरिया वहाँ नहीं है, छत्तीसगढ़ वाला कोरिया, छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक। अब पूछा जाता है आईएसटी जो है कितने राज्यों से पास होता है? तो आईएसटी जो होता है केवल 5 राज्यों से पास होता है, पाँच स्टेट से पास होता है। याद करने का तरीका, मौका, MOUCA, मौका। एम मतलब क्या हो गया बताओ? मध्य प्रदेश। ओ मतलब क्या हो गया? उड़ीसा। यू मतलब क्या हो गया? यूपी। सी मतलब क्या हो गया? छत्तीसगढ़। और ए मतलब क्या हो गया बताओ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। आईएसटी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां मिलते हैं वो कोरिया कोरबा छत्तीसगढ़ का रीजन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे क्या होता है? यहाँ पर हिमालय है, मान लीजिए हिमालय। तो हिमालय जैसे ही खत्म होता है ये हिमालय है। अभी आता है सवाल, हिमालय के बाद क्या शुरू हो जाता है? हिमालय के बाद शुरू हो जाता है भाबर का रीजन। ठीक है, भाबर, भाबर का रीजन शुरू हो जाता है। भाबर के बाद क्या शुरू हो जाता है? भाबर के बाद शुरू हो जाता है तराई का रीजन, तराई का रीजन। और तराई के बाद क्या शुरू हो जाता है? तराई के बाद शुरू हो जाता है एक नदी, मान लीजिए आ गई। तो नदी के बाद, नदी का ये पुराना वाला एरिया, नया वाला एरिया, उसके बाद ये पुराना वाला एरिया। तो ये कहलाता है आपका क्या? इसको बोलते हैं खादर। इसको क्या बोला जाता है? खादर। और इसको क्या बोला जाता है? बांगर। ठीक, अभी बता देते हैं क्या है। रिवर कहाँ डिसअपियर हो जाती है? नदी, नदी से पानी चलता है, पानी चल रहा है, लेकिन पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स मिलते हैं, तो पानी नीचे नीचे चलने लगती है, इसलिए उसको रिवर यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। रिवर जो होती हैं डिसअपियर हो जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, खादर और बांगर का क्या मतलब है देखिएगा थोड़ा। ये है नदी, तो नदी जब बाढ़ आती है तो पानी इधर भी जाएगा, पानी इधर भी जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है नया नया सेडिमेंट आता रहता है, एल्यूवियल डिपॉजिट होता रहता है। लेकिन इधर वाले एरिया पर इसको तो कोई पूछता भी नहीं है, इधर वाले एरिया पे तो कोई नहीं पूछता है। तो जहाँ पर न्यू न्यू सॉइल आ जाती हैं, न्यू सॉइल आ जाती हैं बाढ़ आने की वजह से, उसको क्या बोला जाता है? खादर। और जहाँ पर ओल्ड रहती हैं उसको क्या बोला जाता है? ओल्ड को बांगर। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको, यहाँ पर आती है, इधर बाढ़ का पानी यहाँ तक थोड़े नहीं जा पाता है, इसलिए इसको क्या बोला? खाद, बांगर बोल दीजिए। नए वाले को क्या बोल दीजिए? खादर बोल दीजिए। क्या ये बात ठीक है? बोलिए सर, क्लियर है बात? चलिए अब आगे कुछ और बात कर लिया जाए। आगे कुछ और बात ये है कि जो चोला किंगडम था, चोला, ये किसके लिए जाना जाता था? अपने साउथ इंडिया में नेवी के लिए जाना जाता था। बात समझ में आ रही है? जहाँ पर जमींदार ब्राह्मण नहीं थे उसको क्या बोला जाता था? उर्ब कहा जाता। उर्ब मतलब हो गया असेंबली ऑफ, असेंबली ऑफ कॉमन पीजेंट, कॉमन पीजेंट। इसमें ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, जो किसान, जो ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे उसको, उस पूरे गांव को उर कहा जाता था। सभा क्या कहा? सभा कौन था? सभा होता था असेंबली ऑफ ब्राह्मण। ठीक है, असेंबली ऑफ ब्राह्मण। चोला डायनेस्टी के समय साउथ इंडिया में ब्राह्मण, उसको क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है? चोला जो डायनेस्टी थी वो 2 टाइप के टैक्स लिया करती थी। चोला के जो टैक्स हुआ करते थे 2, पहले को बोला जाता था वेत्ती और दूसरे को बोला जाता था कदमई, KADAMAI, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना? वेत्ती कौन होता था? वेत्ती, वेत्ती टैक्स ऐसा होता था फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम कराना, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, और कदमई क्या होता है? कदमई एडिशनल लैंड टैक्स, एडिशनल लैंड टैक्स, जमीन पर जो एक्स्ट्रा कर लिया जाता था उसको कदमई कहा जाता था। ठीक है, पहला जो चोला डायनेस्टी के समय लैंड डोनेशन होता था उसका क्या नाम था? लैंड डोनेशन भी किया जाता था, लैंड डोनेशन। ठीक है, सबसे पहला नाम लिखेंगे जो स्कूल को दे दिया जाता था, टू स्कूल, की स्कूल बन जाए वहाँ पर, उसको बोला जाता था शालभोग, SHALABHOGA, शालभोग। ठीक है, जो ब्राह्मणों को दे दिया जाता था, टू ब्राह्मण,
उसको क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेय, ब्रह्मदेय, ठीक है। और जो टेम्पल को दे दिया जाता था, टू टेम्पल्स, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था देवदान, देवदान। जो जैनों को दिया जाता था, टू जैन्स, इसको क्या दिया जाता था? जैन्स। जैनों को जो दिया जाता था उसको पाली छंदम, पाली छंदम कहा जाता था। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा। सन टेम्पल इंडिया में कितने हैं? सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल, सन टेम्पल कितने हैं? पहला टेम्पल हो गया कोणार्क का सन टेम्पल, पहला हो गया कोणार्क। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। इसी को क्या बोला जाता है? ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। चलिए भैया, दूसरा कहाँ है? दूसरा मार्तंड का सन टेम्पल, मार्तंड कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। तीसरा, तीसरा हो जाएगा मोढेरा, मोढेरा गुजरात। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्या कहते हैं? चलिए, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल को क्या कहा जाता है? खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल, इसको बोला जाता है कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, इसको बोला जाता है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। याद रखिएगा, बृहदेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया था? तो इसको बनाया था राजराज चोल ने। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो राजराज चोल ने बनवाया था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। हम्म। ऐरावतेश्वर टेम्पल को राजराज सेकंड ने बनवाया था। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा बृहदेश्वर टेम्पल के बारे बारे में डिटेल में थोड़ा एक बात और बताते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में एक बात ध्यान समझिएगा। जो बृहदेश्वर टेम्पल था ना, बृहदेश्वर टेम्पल, थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए इसको। बृहदेश्वर टेम्पल जो हुआ करता था, इसको दो जगह ये बना था। पहला बना था तंजौर में, दूसरा बना था गंगई कोंड चोलपुरम में, गंगई कोंड चोलपुरम में बना था। ठीक है, जो तंजौर में बना था उसको बोला जाता था ऑल्सो नोन एज राजराजेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल, राजराजेश्वर टेम्पल कहा जाता था। इसको किसने बनवाया था? तो लिख लीजिएगा, बिल्ट बाई राजराज वन, राजराज वन। ठीक है, उसके बाद गंगई कोंड चोलपुरम में जो था वो किसने बनवाया था? बिल्ट बाई राजराज राजेंद्र चोल, राजेंद्र चोला वन। ठीक है, तो ये कहानी जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा एक और टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर, ऐरावतेश्वर टेम्पल जो था इसको किसने बनवाया था? बिल्ट बाई राजराज सेकंड, राजराज सेकंड। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसका इंडिकेशन है? अगर आपने कॉमर्शियलाइज कर दिया किसको? एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज कर दिया तो मार्केट में सरप्लस हो जाएगा, प्रॉफिट में रहेंगे। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बताइए क्या होगा? तो हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस, मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब कुछ आता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट का नाम जो मैं बता देता हूँ, उसी के साथ हम अपनी क्लास को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी कहाँ है? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, साइंस एकेडमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी कहाँ है? तो बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। आईसीएआर का भी हेडक्वार्टर पूछा। आईसीएआर का फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ, इंडियन लिख लीजिएगा, काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर
रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का भी हेडक्वार्टर वहीं पर है। ठीक है। इंडियन एकेडमी ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन एकेडमी ऑफ सॉयल साइंसेस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है भोपाल में। ठीक है। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर दाल का कहाँ है? पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर है कानपुर में, याद रखिएगा, पूरी इंडिया की बात हो रही है। शुगर इंस्टीट्यूट, शुगर इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी पड़ेगा आपका कानपुर में। ठीक है, इंस्टीट्यूट। उसके बाद पूछा जाएगा शुगर केन, चीनी का तो हो गया कानपुर, लेकिन गन्ना का, शुगर केन का कहाँ हो जाएगा? शुगर केन इंस्टीट्यूट, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। बात समझ में आ रही है? डेयरी रिसर्च कहाँ हो जाएगा? डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पड़ेगा आपका कहाँ पर? तो ये पड़ेगा करनाल में। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक, आगे बढ़ा जाए। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है? हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, तो याद रखिएगा ये पड़ेगा बैंगलोर में। बैंगलोर में किस नदी के किनारे है? विश्वामित्री रिवर के किनारे। अगला पोटैटो इंस्टीट्यूट कहाँ है? आलू, पोटैटो इंस्टीट्यूट, पोटैटो इंस्टीट्यूट पड़ेगा आपका शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में शिमला पड़ता है। अगला, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये पड़ेगा बेंगलुरु में। ठीक है। टी बोर्ड कहाँ है? टी बोर्ड का इंडिया कहाँ हेडक्वार्टर कहाँ है? टी बोर्ड का पड़ेगा कोलकाता में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। और टर्मरिक बोर्ड, हल्दी बोर्ड, टर्मरिक का कहाँ है? निजामाबाद में। और निजामाबाद कहाँ है? निजामाबाद जो है, निजामाबाद, BAD, निजामाबाद जो है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? बताइए सर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, राजेंद्र वन, यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रहा है, राजेंद्र चोल वन, इसको क्या बोला जाता था? इसको बोला जाता था नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया, श्रीलंका तक जीत लिया था साउथ इंडिया। ठीक है, बाकी बात जो है हम करेंगे अगले सेशन में। तब तक इसको आप रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, जो बात बताया है इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बहुत सारा बात करेंगे। लेकिन रुकिए एक मिनट, इसको, इसका नोट्स जब बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद इसको रिवीजन करिए, और उसके बाद इस वीडियो को 2x करके दोबारा से देख लिया करिए, और अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कर दिया करिए कि अच्छा लगा है। बात समझ में आ रही है? शेयर करने की बात मैं नहीं करता हूँ, वो आपके ऊपर है, आप शेयर करेंगे नहीं करेंगे वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, पढ़ा करिए जरूर से, नोट्स बनाया करिए जरूर से, और लिखा करिए। लिखेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल रिसोर्स नहीं रखना है, अपने रिसोर्सेज को क्या करिए? मिनिमम रखिए। रिवीजन को क्या करिए? मल्टीपल करिए, बार बार रिवीजन करिए, जो पढ़ा है इसी से आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।